बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी वार्म वेलकम इन GNN स्पेशल। मैं हूँ इरफान बशीर। प्रोग्राम का पहला हिस्सा साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की मसरूफियात के हवाले से, क्योंकि आजकल वो रोज़ पेश हो रहे हैं हाई कोर्ट्स में। आज भी वो हाई कोर्ट में पेश हुए, उनको अदालत से रिलीफ मिला। क्या 100 मुकदमात के बावजूद खान साहब खुलकर इलेक्शन कैंपेन चला पाएंगे? क्या उन पर मज़ीद मुकदमात भी दर्ज किए जा सकते हैं? क्या उनको दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की जा सकती है? अगर उनको गिरफ्तार किया जाता है तो पंजाब और KP में इलेक्शंस के होने ना होने पर कितना असर पड़ेगा और उन इलेक्शंस के नताइज पर कितना असर पड़ेगा? एक और अहम टॉपिक, कल हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ और उस इजलास में ये गौर किया गया कि तहरीक इंसाफ एक दहशतगर्द जमात है, उसको कलअदम करार देने पर गौर किया जा रहा है और दो टोक पॉलिसी भी अपनाने का फैसला किया गया है। हुकूमत और अस्करी क़यादत का इंतखाबात एक ही रोज़ कराने पर इत्तफाक हुआ, ये कैसे मुमकिन है? और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में कुछ साफ़ती और सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों के हवाले से बात करेंगे। निसार में तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जाम बचा के चले। फैज़ अहमद फैज़ साहब का आज से 50 साल पहले कहा जाने वाला शेर क्या आज की सियासी और साफ़ती सूरत हाल पर सादिक आता है? इस पर बात करेंगे। आखिरी हिस्से में कुछ मखदूश मुआशी सूरत हाल की बात करेंगे। 50 रुपये पेट्रोल सस्ता होने जा रहा है, ये किस तरह से मुमकिन है? IMF इस पर सर पकड़ कर बैठ गया है, मुआशी माहिरीन इस पर सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि किस तरह रिलीफ दिया जा सकता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के वकील रहनुमा अज़हर सिद्दीक साहब। सर आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आगाज़ करते हैं अज़हर सिद्दीक साहब से। सर, खान साहब पर 100 के करीब मुकदमात हैं, आप रोज़ पेश होते हैं हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, क्या वो खुलकर इलेक्शन कैंपेन चला पाएंगे? बहुत शुक्रिया। एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है, अभी तक इलेक्शन कैंपेन खुलकर कैसे हो सकी है? यानी सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में जो बातें करते थे कि जनाब बड़ा रिलीफ मिल रहा है, क्या रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को? हिफाजती जमानतों में कोई भी एक ऐसी हिफाजती जमानत नहीं है, रिकॉर्ड के ऊपर बता रहा हूँ, कि जो पेश हुए बगैर हो। दूसरी तरफ अगर आपको याद हो, हमजा शरीफ लाहौर में इतना बीमार था, ना कोई थ्रेट्स थी, घर बैठे जमानत मिली। प्रोटेक्टिव जमानत की बात कर रहा हूँ। इसहाक डार की बात ले लें, सलमान शहबाज की बात ले लें, और क्या इन्हें कौन कौन से केसेस की बात करें। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा गालिबन 1 या 2 केसों के अलावा हमेशा ये चहीते रहे हैं। इमरान खान साहब तो आप देखें, ये सितम ज़रीफ़ी है इस निज़ाम की कि इस मुल्क में फाशिज्म इस हद तक फैल गया कि सिविल डिक्टेटरशिप इस वक्त इस हद तक मौजूद है कि एक सियासी जमात को इलेक्शन की डेटों का ऐलान हुआ है पंजाब का, और KPK में अभी तक ऐलान नहीं हुआ, और जो वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है वो निभा ही नहीं रही। आइन टूट रहा है, रोजाना टूट रहा है यहाँ बैठकर। और आज जो सबसे बड़ी मजेदार बात है, जब हाई कोर्ट ने डिटेलें मांगी उनसे FIRों की, तो शुरू में तो बताया गया कि 6 FIR हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट। जब कहा कि पूरे पंजाब में ले गए तो 65 के करीब इमरान खान और पार्टी लीडरशिप के अगेंस्ट FIR हैं। बता दें कि इस तरह की कोई इनके किसी सियासी जमात के अगेंस्ट इस वक्त इस तरह की FIR हैं, पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट, PMLN के अगेंस्ट, और किया क्या है। और इस्लामाबाद पुलिस 33 FIR है वहां, और यहाँ दहशतगर्दी तो रेवड़ियों की तरह बढ़ते फिर रही है। बगावत अपना पानी के गिलास में झलकती फिर रही है। इस वक्त पोजीशन ये हो चुकी है। और सिर्फ यही नहीं है, कोई FIA के केसेस को नैब के जो इमरान खान साहब ने सेंचुरी का लफ्ज इस्तेमाल किया, बिल्कुल ठीक है। और ये कोशिशें क्या हो रही हैं, ये पाकिस्तान का नाम बदनाम करने की। सर, रिलीफ भी तो मिल रहा है आपको, एक दिन में 9 केसेस में जमानतें। सर, मैं ये चैलेंज करता हूं इस बात से कि प्रोटेक्टिव बेल कोई रिलीफ नहीं है, ये हर एक का हक है। यानी इस पर मेरिट पे जमानतें नहीं होनी होती हैं, और यही बात अदालत ने सामने रखी। और बड़ी देखें निगरान सेटअप, आप अंदाजा लगाएं, ये डूब मरने का मकाम है इन लोगों के लिए कि निगरान सेटअप की तरफ से आगे कहा कि जज साहब को आप केस ना सुने। क्यों ना केस सुने भाई? ये रिलीफ सारा बराबर मिल रहा है। निगरान सेटअप, ये निगरान वजीर आला की तरफ से अगर देखा जाए ये इल्जाम लगाया जा रहा है, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं ना कि ये जो मौजूदा सेटअप आया है
ये कोई 90 दिन के लिए नहीं आया, ये अब समझने की बात है। और ये रिलीफ के हवाले से मैं चैलेंज करता हूँ कि कोई एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिखा दें जो अभी तक मिला हो। मुझे ये बता दें कि दहशतगर्दी के बच्चे मिसाल के तौर पर लाहौर हाईकोर्ट में 3 दफा पेश हुए हैं इमरान खान साहब, यहाँ आकर बाकायदा अदालतों में आए, कोई यहाँ पर कंटेनर लगे रास्ता दिया ना, बड़े आराम से पहुंचे। क्या यहाँ पर आंसू गैस, टीयर गैस, ये मैं हेयरिंग की बात बताता हूँ। और इस्लामाबाद में जब भी गए जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में, एक पहले गए और एक अभी गए, तो दोनों में पर्चे हो गए, दहशतगर्दी के पर्चे। हाईकोर्ट में गए, दहशतगर्दी के पर्चे, यानी आंसू गैस सेल। खुदारा लेवल प्लेइंग फील्ड कब सर, आप भी तो सैकड़ों की तादाद में कारकुनों के साथ लेकर जाना। मैं आज भी देख रहे, यहाँ लाहौर में आए हैं, यहाँ बताया नहीं लाहौर में आए, आप बताएं यहाँ से लाहौर में आए हैं, कारकुन आए हैं। और आज तो बाकायदा चूंकि हेयरिंग हमने इस तरह रखी थी, हमने टॉप सीक्रेट रखा था, हत्ता के इमरान खान साहब की गाड़ी जो है ना वो बदल के लाई गई और इसी हाईकोर्ट में आए, अगर पेश हुए लोग फिर भी पहुंच गए। लेकिन आप कैसे रोक सकते हैं आप लोगों को? इन लोगों को हमें ले जाने की जरूरत नहीं है या इमरान खान साहब को ले जाने की जरूरत नहीं। सवाल एक बड़ा सीधा सा है, 3 सवालों का जवाब है। क्या इस मुल्क में इस वक्त जमहूरियत है? आंसर इज बिग नो। दूसरा सवाल ये है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड की जो मरियम बात कर रही है वो मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। यानी यहाँ एक सियासी जमात के अगेंस्ट पर्चे वर्चे हो रहे हैं। तीसरा और बड़ा अहम सवाल है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं। आप बता दें, निगरान हुकूमत का चीफ सेक्रेटरी ले लें, IG ले लें, कोई इंटरेस्टेड है इलेक्शन कमीशन का? और खैबर पख्तूनख्वा में देखें अभी तक पोल डे नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हो चुकी है। ये साबित कर रहे हैं कि यहाँ इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 नजर नहीं आ रहा है। जो इमरानी मुआहदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट वो रद्दी की टोकरी में चला गया है। और ये जमातें, जो 13 जमातें क्या साबित करना चाहती हैं? कल ये जो गड़े खोदे हैं इनमें इन्होंने भी जाना है, इन्होंने भी देखना। और ये एक बड़ी जबरदस्त सवाल है, अभी आपने खुद बताया कि जनाब अस्करी और जमहूरी का फैसला ये हो गया है कि इलेक्शन के एक ही दिन होने चाहिए, यानी पाकिस्तान तोड़ने की बातें नहीं हो रही हैं। कहाँ लिखा है एक दिन के लिए? हवाले से पूरी सुप्रीम कोर्ट के सामने भी गया, 2 सूबे के इलेक्शन पहले होने, असेंबलियां डिसॉल्व हुई है। ये किस आइन और किस कानून के तहत कहा जा रहा है कि एक ही दिन होना है? इसका मतलब क्या है? मतलब बिल्कुल सर, उनका ये भी इल्जाम है कि आपने कौन सा जमहूरी मफादात को मद्देनजर रखते हुए असेंबलियां तोड़ी हैं। वक्त से पहले ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाते हैं। ब्रिगेडियर साहब, 3 सवालात उठाए अजहर सिद्दीक साहब ने कि क्या इस मुल्क में जमहूरियत है, क्या लेवल प्लेइंग फील्ड बन रहा है, और तीसरा कि 90 दिन में इंतखाबात आपको होते दिखाई दे रहे हैं? देखें, इसमें बात यह है कि बिल्कुल अजहर साहब की बात काफ़ी हद तक ठीक है। इशू ये है कि अगर आपने, मैं भी आई पर्सनली फील कि अगर किसी वजह से जनरल इलेक्शन इकट्ठे ये अलग-अलग नहीं हो सकते, तो फिर हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि बैठ के आगे पीछे को डेट कर लें। दैट मीन्स गवर्नमेंट हैज़ टू गिव अ कॉल, गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, वो कॉल दे PTI को कि जी आए हम बैठ के मुज़ाकरात करते हैं। बिकॉज ऑफ सेंसिस प्रॉब्लम के नए, अभी कुछ पुराने भी होंगे, फिर नए भी होंगे। फिर उसके बाद जो एक कह रहे हैं कि ये हाई कोर्ट भी कह रहा है ऑनलाइन नहीं दे सकते, उसका मिनिस्ट्री डिफेंस कह रही है पैसा नहीं है, सो मेनी इश्यूज बताए जा रहे हैं। तो आंसर इज दैट, सिट डाउन एंड फाइंड अ सॉल्यूशन। ये तो नहीं है कि आप वन साइड पे करके आप कह देंगे इलेक्शन, देन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आपने आइन की खिलाफवर्जी करेंगे, सुप्रीम कोर्ट आपके खिलाफ डिसीजन देंगे। ये तो ये सेकंड थर्ड ये है कि आपकी जो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है उनका एक रोल बड़ा लिमिटेड होगा। यू हैव टू शो दैट दिस इज अ इम्पार्शियल गवर्नमेंट, और वो के लिए सब पार्टियां बराबर हैं, कोई रूटीन के काम करेंगे और नहीं करेंगे, ये काम है। इसके लिए मैं अभी भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए कि वो एक नेशनल डायलॉग की कॉल करें, बताएं, आवाम इन्वाइट करें जी, हम ओपन डायलॉग करते हैं जिसमें सारी चीजें डिस्कस करें। सर, नेशनल डायलॉग आपको मुमकिन होता दिखाई रहा है? आग और पानी यकजा हो पाएंगे? किन बुनियादों पर मुज़ाकरात होंगे? कौन इसका मुसालती किरदार अदा करेगा? मुझे ये लग रहा है कि जिस तरह अभी सेनेट के चेयरमैन ने प्राइम मिनिस्टर से 2 दफा मुलाकात की है, उसके बाद उन्होंने जाके परवेज़ इलाही से बात की है, परवेज़ इलाही ने कल मुलाकात की है इमरान खान से, और आज मेरे ख्याल में ये जो बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट था कि वो यहाँ पर इतना ज़्यादा लोग क्राउड लेके हाई कोर्ट में गए हैं। मे बी दे वांट के पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन हो,
हालात साजगार नजर आएँ और उसके बाद अगले इलेक्शन की बात की जा सके। तो ये एक माहौल साजगार बनाना अपोजिशन का, गवर्नमेंट का, दोनों का काम है। आप कंडीसिव एनवायरनमेंट बनाएँ और ये एक दूसरे को जो है ना गाली गलौच और उसके बाद बुरा भला कहना बंद करें। हुकूमत का काम होता है कारकर्दगी दिखाना, बताना कि आपने 1 साल में अवाम के लिए क्या कुछ किया, जिसके बेस पे यू कैन गो एंड आस्क फॉर वोट इन इलेक्शन। या इमरान के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए आपने कुछ रिलीफ तो देनी है ना, बताएंगे तो अवाम उधर से चेंज करके आपकी तरफ होंगे। आपने वो भी नहीं किया, सवाए इमरान को बुरा भला कहना, तोशा खाना, घड़ी चोर, फलां चोर, जो पहले इमरान पहले करते तो आपने वो शुरू कर दिया और फिर अदलिया को अंडर प्रेशर करना। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए बताएं हमारे सियासतदान कि हम बहुत जिम्मेदार हैं। अगर आप ए पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट, तो अब हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं, छोड़ दें देखना उस एस्टैब्लिशमेंट की तरफ एंड कन्विंस पीपल ऑफ पाकिस्तान। हमने ये देखें पूरे साल का तो दे दिया है, हम 2-3 महीने आगे पीछे करके इलेक्शन करवा रहे हैं, पूरे जनरल इलेक्शन। उसके बाद हम बजट भी अनाउंस करेंगे और पूरा रोड मैप दे दें ताकि आवाम को पता हो कि पूरे साल में क्या होना है। सर, इत्तेहादी जमातें तो तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने पर गौर कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि 2 टॉप पॉलिसी, ये मुमकिन आपको नजर आता है? देखें, ये बहुत बड़ी गलती होगी और ना ही मेरे ख्याल में कल ये बात नहीं होगी। यस, उनको कंडेम करेंगे, उनके एक्शन को कंडेम करेंगे, उनका रेजोल्यूशन ले आएंगे, लेकिन मेरे नहीं ख्याल कि वो पार्टी को कलअदम कर सकते हैं। इट्स द मोस्ट पॉपुलर पार्टी और फिर उसके बाद कोर्ट बैठे हुए, इतनी जल्दी इस तरह जमहूरियत में अगर ऐसे करेंगे तो हमारी जमहूरियत को बहुत क्वेश्चन लग जाएंगे। लेकिन ज़रूर ये बात करें और उसके बाद बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर असेंबली में, पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने की बात करें, जो IMF वर्ल्ड बैंक डिले कर रहा है उसके ऊपर बात करें और साथ ही जब न्यूक्लियर एसिड की बात की, स्ट्रेटेजिक एसिड की, उसके बारे में बात करें, आवाम को बताएं आवाम के लिए क्या बात कर रहे हैं। ये चीज़ें करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। केस चलते रहेंगे लेकिन लेवल प्ले फील्ड चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर बुलाने हैं मियां नवाज शरीफ को भी बुला लें, इमरान को भी लड़ने, दोनों लड़ें, जिसको आवाम मैंडेट देते हैं वो अगला बजट भी बनाए और उसके बाद 5 साल हुकूमत करे। मेरे ख्याल में ये रेसिपी तो पाकिस्तान है, लेकिन इसके लिए माहौल साजगार, पॉलिटिकल इस्तेकाम होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी तो कारोबारी ज़िंदगी चलेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसमें मैच्योरिटी दिखाएं। डोंट टेल कि आप लेकिन बड़गेड़ी साहब, हुकूमती और अस्करी क़यादत का एक ही दिन इंतखाबात कराने पर इत्तफाक हुआ है, ये मुमकिन है? और ये किस हैसियत में एक ही दिन की तजवीज़ दी जा रही है? लेकिन ये किसने कहा है? ये बिल्कुल मेरे नहीं ख्याल की ऐसी बात है। ये उन्होंने कहा होगा जी कि हम इस वक्त टेररिज्म हो रही है, वेस्टर्न बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, लाइन ऑफ कंट्रोल। कमर जमान कायरा साहब ने कहा है कि सियासी और अस्करी क़यादत ने इस बात पर इत्तफाक किया है। बिल्कुल कमर साहब गलत करते हैं, ये खामख्वाह मिलिट्री एस्टैब्लिश को इन्वॉल्व करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कभी वो फौज के एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, दे हैव गॉट नथिंग टू डू। उन्होंने मिनिस्ट्री डिफेंस से ये कहा होगा कि हम मैन पावर नहीं दे सके एंड दैट्स द एंड ऑफ इट। ये बिल्कुल गलत बात है, कभी नहीं कर सकते। जो पाकिस्तान की अवाम पॉलिटिकल पार्टी फैसला करेंगी आइन कानून के मुताबिक, उसके ऊपर फौज अमल करेगी। फौज को मत ट्रैक करें, ये फजूल दोनों तरफ से होता है, कभी कोई बात करता है, ये करता है, यही सबसे खतरनाक बात है। आपको आदत पड़ गई कि अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, आपके यहाँ हिम्मत नहीं है आवाम को फेस करेंगी। फेस पीपल ऑफ पाकिस्तान, टेल पीपल ऑफ पाकिस्तान के जी हम सियासतदान जिम्मेदार हैं, हम मैच्योर हैं और हमने खुद फैसला आवाम के लिए प्लान डेट को इलेक्शन लड़ने का फैसला। सही है। एक और मसला है कि सहाफ़त क्यों जुर्म बनती जा रही है? ये कलम है, हथियार थोड़ी है। मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, सिद्दीक जान को गिरफ्तार किया गया, इदरीस चच्चड़ को भी गिरफ्तार किया गया। आपको पता चला किस जुर्म में उनको गिरफ्तार किया गया? आज उनको पेश भी किया गया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। अब साफ़ियों को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जा रहा है। इरफान, आज जो दिन गुजरा है इसके पिछले टाइम पर 2 दहशतगर्द जो हैं वो अदालत में पेश किए गए और जज साहब ने तो ये कहा कि उन पर जो है वो काली चादर नहीं डालनी, वैसे उनको लेके आया जाए। तो जब वो अपीयर हुए तो वो तो सिद्दीक जान थे और दूसरे जो वो इदरीस थे, उनका जुर्म जो है वो बड़ा अजीब था। जो वहाँ पर जज साहब ने पूछा कि इनका जुर्म क्या है, जुर्म ये था कि उनके पास एक शेल है, आंसू गैस का शेल, वो हमने रिकवर करना है। और जो वीडियो थी जिस पर उनको गिरफ्तार किया गया, वो अगर वीडियो आप देखें और वहाँ पर देखी भी गई, वो वीडियो ये थी कि सिद्दीक जान जो है वो उनको कह रहा था पुलिस वालों को कि यहाँ पर शेलिंग मत करें, वो शेलिंग आप करते हैं तो वहाँ से पत्थर आते हैं,
तो ये शेलिंग आप क्यों कर रहे हैं, हमें पत्थर पड़वा रहे हैं, ये था उनका जुर्म। और इस पर जो है कल उनको गिरफ्तार कर लिया गया और आज उनको दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया। और जज साहब भी वहाँ हैरान थे कि ये जुर्म है क्या। उन्होंने पूछा बाकायदा कि ये जुर्म क्या है, और उस जुर्म को जब बताया गया तो उस पर 1 दिन का रिमांड तो दे दिया गया है, लेकिन शायद अगली पेशी पर जो उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए। लेकिन उन पर 780A की जो दफ़ा लगी है, ये ना तो समझ से भी बालातर है, क्योंकि एक सहाफ़ी जिसका काम है, मैं भी वहीं पे था, मैं वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा था और हम भी वहाँ से उन पत्थरों पे और उन जो पत्थर पड़ रहे थे और दूसरी जाने से शेलिंग बहुत तेज़ी से हो रही थी, वहाँ से बच के जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। उसके अंदर हम भी फंसे थे। क्या हम सारे दहशतगर्द थे वहाँ पर, या तो फिर रिपोर्टिंग ना की जाए। और जो 5000 पुलिसमैन वहाँ खड़े थे और एक जगह पे पूरा जत्था 5000 पुलिसमैनों का खड़ा था, वो एक ही दफ़ा जो है पूरे उस कारकुनों पर चढ़ दौड़े और वहाँ से पथराव तो होना था। और वहाँ से जो है वो आंसू गैस की शेलिंग हुई। और सदीक जान अगर वहाँ पर पुलिस वालों को ये कह रहा था कि यहाँ शेलिंग मत करें, वहाँ से पत्थर आ रहे हैं, हम भी खड़े हैं, और ऐसा था। हमने कई पुलिस वालों को बचाया है बाकायदा तौर पे साइड पे करके, क्योंकि जो मुश्तिल कारकुन थे वो पुलिस वालों के पीछे थे। और अगर सहाफ़ी का ये जुर्म है और उस पर 780A लगाकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया, इसकी तो जितनी मजम्मत कर ली जाए वो उतनी कम है। और क्या ये रिपोर्टिंग या तो बंद कर दें, या तो कैमरा के जरिए जो ऑर्डर आया था उसमें कवरेज तो हुई नहीं उस दिन, और फिर वैसे ही बैन लगा दें कि वहां पर जर्नलिस्ट जाए ही ना। क्योंकि जर्नलिस्ट जब भी जाते हैं या तो उनको मारा जाता है या उनको जब पाबंदी लगा दी जाती है। चंद दिन पहले जो वहां पर हाईकोर्ट में हुआ, वहां जर्नलिस्ट जो है वो अंदर दाखिल होना उनका हक है, उनकी रिपोर्टिंग उनका हक है। वहां पर अंदर दाखिल होना चाहा उन्होंने तो उनको सीनियर सहाफ़ी जितने थे उनको मारा, बाकायदा उठा उठा के फेंका। आज तक उसका जो है वो एक्शन नहीं हुआ। और जब एक्शन के लिए जो सहाफ़ी जो है जाते हैं तो वो कहते हैं कि अगर एक्शन करेंगे तो पुलिस का मोराल डाउन होगा, तो फिर बाकियों का क्या होगा भाई। तो इसलिए जो सदीक जान को गिरफ्तार किया गया है वो नाजायज़ गिरफ्तार है और किया गया है, और उस पर जो दफ़ा डाली गई है दहशतगर्दी की, वो तो काबिल मजम्मत नहीं, पता नहीं उससे ऊपर का वो कोई लफ्ज़ होना चाहिए। उसके साथ जो अदरीस है वो ट्रेनी रिपोर्टर है यार, ट्रेनी रिपोर्टर, एक ट्रेनिंग कर रहा है। वो क्या कर रहे थे वहां पे, वो वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, वो वहां पर शेलिंग तो नहीं कर रहे थे, ना वहां पर पत्थर मार रहे थे पुलिस को। वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे थे कि यहाँ पर शेलिंग ना करें, और पुलिस ने खुद कहा कि उनके पास शेल है एक, वो शेल बरामद करने के लिए 1 दिन का रिमांड लिया गया है। इरफान सही है, बहुत शुक्रिया। मियाँ शाहिद हमारे साथ ही मौजूद रही है, अजहर साहब भी हमारे साथ मौजूद, ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सहाफ़त क्यों जुर्म बनती जा रही है? ये कलम है, हथियार थोड़ी है। और बदकिस्मती है कि वो चाहे इमरान खान साहब का दौरे हुकूमत हो या इस PTM हुकूमत का जो जमहूरियत पसंद जमातें हैं, जमहूरियत की चैम्पियन जमातें हैं, सहाफ़ियों पर बदतरीन तशद्दुद किया जा रहा है, कलम की आवाज़ को दबाया जा रहा है। पाकिस्तान क्यों बदतरीन ममालिक में आज़ादी इज़हार के में शामिल है, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में कत्ल किए गए जो 72 सहाफ़ी हैं, 5 केसेस में सिर्फ उनको, उनके मुल्ज़मान को सज़ा मिली है। कुछ रिपोर्ट्स हैं यूनाइटेड नेशंस की, और अमेरिका ने एक रिपोर्ट दी है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। हर दौर में सहाफ़त करना मुश्किल क्यों रहा? सहाफ़ियों की ज़िंदगी पर हमेशा उनकी जान को ख़तरात रहे, आज़ादी इज़हार पर कदगन है। पाकिस्तान दुनिया के उन बदतरीन ममालिक में है जहाँ पर आज़ादी इज़हार राय की आज़ादी है। पाकिस्तान में कत्ल किए गए 72 सहाफ़ियों में से सिर्फ 5 सहाफ़ियों के केसेस में मुल्ज़मान को सज़ा मिली। 2002 से लेकर 2019 तक 72 सहाफ़ी कत्ल हुए, 48 कवरेज के दौरान शहीद हुए, 230 सहाफ़ी तशद्दुद का निशाना बने, 37 सहाफ़ियों पर मुकदमात दर्ज हुए, 18 सहाफ़ी गिरफ्तार हुए, 26 सहाफ़ियों को हिरासत में लिया गया। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी यही सिलसिला जारी रहा। मोतीउल्लाह जान साहब पर पाबंदी लगी, असतूर तशद्दुद का निशाना बने, अफसार आलिम जुल्म का निशाना बने। इस हुकूमत में इमरान रियाज खान साहब पर पाबंदी लगी, शाहिद असलम को गिरफ्तार किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जमील फारूकी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, सदीक जान को भी कल गिरफ्तार किया, अयाज मीर जैसे जय्यद सहाफ़ी इस जुल्म का शिकार हुए। फैज़ साहब ने आज से 50 साल पहले कहा था कि निसार में तेरी गलियों के वतन के जहाँ चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ़ को निकले, नज़र चुरा के चले, जिस्म जाम बचा के चले। क्या आज से 50 साल पहले कहा जाने वाला ये शेर आज भी सादिक आता है? अजहर सिद्दीक साहब क्या कहेंगे आप?
बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। और पाकिस्तान का आने वाले दिनों में आप नाम जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन के मुमालिक की फहरिस्त में प्रोमिनेंट देखेंगे। अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो हालात और वाकयात आप देख रहे हैं वो आप समझ जाइएगा कि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें आपने आज ऑस्ट्रेलियन जो काउंसलर हैं या सफीर हैं उनके साथ शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की मुलाकात देखी और उन्होंने तफसीलात सारी कौम के सामने अब तस्वीरें आप सब लोगों ने देख ली। इंग्लैंड के अंदर, अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, हर और इन सब जगहों के ऊपर दो बातों के ऊपर, एक तो ह्यूमन राइट वायलेशन, यानी आपने देखा कि हथकड़ियां लगाना, काला कपड़ा पहनाना, फिर झूठे मुकदमे, एक ही वकूए के दर्जनों मुकदमे दर्ज करना, और फिर उन पर तशद्दुद भी ऐसा है जो गैर इंसानी है और जिसको बताया भी नहीं जा सकता। और आज बात यहीं तक रुकी नहीं है। क्या हो रहा है कि एक अगर पुलिस कर रही है तो FIA आ जाती है, और पुलिस एक सूबे की कर रही है तो दूसरे सूबे में पर्चे दर्ज होके यहाँ तक आ गया। और दूसरा जो सबसे अहम है वो ह्यूमन राइट वायलेशन में वो सहाफियों के हवाले से है। वो अरशद शरीफ वाला मामला शुरू हो जाए, और उसके बाद इमरान रियाज वाला देखा हमने, जमील फारूकी वाला मामला हमने देखा, चौधरी गुलाम हुसैन वाला मामला हमने देखा, समी इब्राहिम वाला मामला हमने देखा, और ये सारा कुछ हम देखते रहे। और अब सिद्दीक जान वाला जो मामला देखा है, इसने तो चीजों को बहुत ज्यादा एग्रेवेट कर दिया। हमारे मुल्क का जो 1973 का आइन है ना वो बड़ा क्लियर है, पर बेसिकली याद रखना है कि जो आइन पाकिस्तान 1973 है कि उमरानी मुआहदा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स है। आर्टिकल 6 पे तोड़ने पे तो बड़ी बातें होती है, आइन में चीजें तब्दील करने के ऊपर, और जहां वो आइन फंडामेंटल राइट्स के रिवॉल्व कर रहा है वहां जो फंडामेंटल राइट आप तोड़े जा रहे हैं। अजहर साहब, यही फंडामेंटल राइट्स खान साहब के दौरे हुकूमत में भी पामाल हुए, तो उस वक्त जो साफियों पर जुल्म हुआ, आप समझते हैं कि वो गलत हुआ था? देखिए, मैं एक बात अर्ज करता चलूँ, आपके यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं कि यहाँ पर बैठकर हमें एक डिवाइडर बनाना है, एक लाइन बनानी कि वहां जो उन दिनों को मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, उसको मैं बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि आप जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने बहुत सी बातें ऐसी कह दी हैं जो शायद नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ चीजें सारी आ गई हैं यहाँ पर अब रिकॉर्ड के ऊपर। उनको ना जस्टिफाई करने की जरूरत है, ना मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ आज के हालात के, यानी उस वक्त हालात क्या थे, उसके बाद हालात इतनी तेजी से ट्रेवल होते हुए, यानी चले वहां तो इमरान खान साहब के हवाले से आपने कहा, इमरान खान साहब का अपना इदारों के साथ एक पेज के ऊपर थे, तो आज क्या कहेंगे आप? आज जो कुछ हो रहा है, आज क्या जवाब देंगे? तेरा वो सियासी जमातें जिन्होंने मिसाके जमहूरियत किया, जिन्होंने कहा जमहूरियत परवान चढ़े, लेकिन नजर यही आ रहा है कि यहाँ जमहूरियत परवान नहीं चढ़ रही है। आप जिस डगर पे चल रहे हैं ना, उसमें पाकिस्तान का इमेज बड़ी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान उन ममालिक में, जैसे मैंने पहले आपके सामने कहा कि इमरान खान के खिलाफ जितने पर्चे दर्ज हुए हैं, उसके बाद पाकिस्तान जो है वो उन ममालिक की लिस्ट में आ जाएगा, या आप कह दें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आने वाला है। साथ साथ ये वर्स्ट तरीन ममालिक के जहाँ ह्यूमन राइट्स कि वर्स्ट तरीन ममालिक में पाकिस्तान का नाम आएगा जहाँ पर इंसानी हुकूक की पामाली हो रही है। ब्रिगेडियर साहब, अगर माजी की तारीख का देखा जाए तो अवामी नेशनल पार्टी पर पाबंदी लगी, आपने देखा वो अब भी जमात मौजूद है, सियासतदान कत्ल हुए, फांसियां चढ़े, उनके नज़रियात आज भी मौजूद हैं। क्या सियासी पार्टी पर पाबंदी लगा देना, किसी सियासी रहनुमा को कत्ल कर देना, इससे ये ठीक है पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है, और ख़ास तौर पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जमहूरियत के अंदर अगर तो मार्शल लॉ लगा हो तो फिर तो चलिए आप कह सकते हैं कि वो एक कानून था, उसके मुताबिक आपने कार्रवाई कर दी। मुल्क में जमहूरियत है और आज़ादी राय का इजहार हर एक का हक है। उसके बाद इसके साथ ऐसे आप नहीं कलम कर सकते, इसलिए कि ये एक पार्टी है जिसमें तमाम तबकात के लोग हैं, यूथ बहुत ज़्यादा है, और सेकंड ये है कि ये मोस्ट पॉपुलर पार्टी है, पॉपुलर लीडर है। मैं बात करूँ जनरल एक अभी जो नज़र आ रहा है, इसलिए इसको मेरे ख्याल में असेंबली में ये कंडेम करेंगे, जो उनका अर्जुमान पाक एक्शन था या जुडिशल कॉम्प्लेक्स का था, उस पर ये करारदाद ला सकते हैं।
बट मेरे ख्याल में इसको बैन नहीं करेंगे और ना करना चाहिए। सर अगर बैन किया जाता है तो फिर क्या होगा? देखें, बैन करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की रेमेडी है, लेकिन बहुत बड़ा पाकिस्तान में जमहूरियत के ऊपर दबाव है, जो मेरी अपनी राय जाती राय में, इसलिए और इससे इसके फॉलो बहुत खतरनाक होंगे, लोगों का रिएक्शन होगा और फिर इलेक्शन का या तो वो चाहते हैं कि इस तरह करके इलेक्शन को डिले करें, आपको 101 रीजन है वो कर लें, बट डोंट प्ले विद द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। इसलिए मैं कहता हूँ ये नहीं करना चाहिए। सेकंड बात ये कि जो जर्नलिस्ट की हम बात कर रहे हैं, देखें मैं बिल्कुल कहता हूँ कि ऐसे नहीं करना चाहिए बिल्कुल, लेकिन जर्नलिस्ट को भी एक अच्छा जर्नलिस्ट के तौर पे पेश करना चाहिए, उनको बैलेंस करना चाहिए। सर तारीफ क्या है अच्छे और बुरे जर्नलिस्ट की? मैंने बात ये है कि आपको सब साइड्स को लेके चलें, एक्चुअल दिखाएं व्हाट इज हैपनिंग, चाहे वो हुकूमत है चाहे वो अपोजिशन है, बिल्कुल वो दिखाना चाहिए, उनका राइट बनता है, यही सिखाया भी जाता है और इसमें बहुत रिस्क भी होता है। बहुत जैसे हमने बताया हमारे साथियों की जाने भी, और हमारे पाकिस्तान के जर्नलिस्ट बहुत अच्छे हैं। दे नाउ आपने इतना ज़्यादा, और ये माशाल्लाह के दौर में इतने ज़्यादा मीडिया हाउस खोले हैं, ये तो हमें क्रेडिट देना चाहिए। उस वक्त जो अब तो कदमन लग रही हैं, उस वक्त तो सारे बहुत ज़्यादा खोले गए थे और बहुत ज़्यादा देखें कितने लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली हुई हैं। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मार्शल लॉज मुशर्रफ साहब का वो ठीक था इस दौर से, साफ्ती आज़ादियों की बात की जाए या सियासी वर्कर्स की गिरफ्तारियों की? मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी आज़ादी भी दी थी और जितने चैनल्स आए हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन हुई है, लेकिन जमहूरियत में जमहूरी पार्टी को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए और मुझे 99% यकीन है कि कल ऐसा नहीं होगा। वो जरूर बात करेंगे कि ये गलत बात कर रही है, ये स्टेट के साथ स्टेट बनाई हुई है, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनको काउंटर कर रहे हैं, ये बातें होंगी, बट मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात करें। मैं आगे बढ़ता हूँ, सिद्दीक जान के हवाले से गुफ्तगू करता हूँ, लेकिन ब्रिगेडियर साहब इस पे कहिएगा कि आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्या ये 2018 से बुरे हालात हैं, क्या 2013 से बुरे हालात हैं, क्या 2008 से बुरे हालात हैं? और ये जो हुकूमत कहती है कि मुआशी सूरत हाल मखदूश है, सिक्योरिटी सूरत हाल मखदूश है, हल्का बंदियों का मसला है, मरदमशुमारी करवानी है, ये आपको लगता है कि अगर इलेक्शंस हो जाएं इस वक्त, सिक्योरिटी इदारे अगर मुआवनत फराहम करें तो हो सकते हैं? देखें, बात ये है कि हुकूमत इलेक्शन क्यों नहीं चाहती। एक साल में आप मुझे बताएं कि इधर सदीक साहब बैठे हैं, आपके जर्नलिस्ट भी हैं, आप भी हैं, एक साल में हुकूमत ने कोई एक भी अवाम के लिए काम किया? क्या उन्होंने डॉलर की कीमत कम की? क्या उन्होंने गैस और बिजली की कीमत कम की? क्या उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की? क्या अवाम को उन्होंने रिलीफ दिया? कोई उन्होंने इन्फ्लेशन 41% इन्फ्लेशन चले गए 9% से, तो इन और फिर उसके बाद जो इमरान खान का नैरेटिव था ना, इमरान का नैरेटिव क्या था कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, नंबर 1, नंबर 2 ये अपने केस से खत्म कर। यानी आपकी नज़र में इस वक्त हालात ठीक हैं, इलेक्शंस हो सकते हैं। मियां शाहिद, अब कल दोबारा सिद्दीक जान को पेश किया जाएगा? एक दिन का रिमांड लिया इरफान, अब दोबारा पेश किया जाएगा और हो सकता है कि वो डिस्चार्ज हो जाएं, क्योंकि आज जो उनके वकील थे उन्होंने जो दलाइल दिए उससे जज साहब का भी जी बिल्कुल, एफआईए को तो रोक दिया गया था, लेकिन ये जो मुकदमा नया बनाया गया है जिसमें उसके शेल तलाश किया जाएगा आज रात को उससे, वो शेल अगर मिल जाता है तो फिर उनको जो है वो मुकदमे से, मेरा ख्याल है जो मुझे नज़र आया आज के, उनको शायद मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए, क्योंकि उन पर जो इल्ज़ाम है वो इल्ज़ाम कुछ इल्ज़ाम नहीं है, वो एक बनाया हुआ इल्ज़ाम है और वो ऐसा इल्ज़ाम है कि जो इल्ज़ाम खुद शर्माता है कि मैं क्यों इस पर आ गया हूँ। देखिए, सदीक जान पर जो मैं पहले भी बात कर रहा था, ये सदीक जान अकेला नहीं है, जो जर्नलिस्ट जितने भी हैं जिन पर जो है वो तशद्दुद हुआ है और किया जाता है और आइंदा भी किया जाएगा। अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि जर्नलिस्ट को भी अच्छी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। जर्नलिस्ट जो है वो तो वहाँ पर जो होगा वो दिखाएगा और वो दिखाता है, और जो फैक्ट्स होते हैं वो नज़र आते हैं। कैमरा भी वहाँ पर होता है, जर्नलिस्ट की आवाज़ भी वहाँ पर होती है। कैमरा जो है वो क्या, जब वो दिखा रहा होता है कि वहाँ से आंसू गैस के शेल जो हैं वो चल रहे हैं और जो वहाँ पर जो कारकुन आ रहे हैं इमरान खान के साथ, उनको उकसाया जा रहा है। अगर कैमरामैन ये ना दिखाएगा तो फिर क्या दिखाएगा? वो उस दिन जो हुआ वो यही हुआ
कि उस जो कारकुन आ रहे थे वो इमरान खान के साथ, उनको बकायदा उकसाया गया। मैं आपको अगर सीन बयान करूं तो वहां जब गाड़ी उनकी खड़ी हुई थी तो उस वक्त उनको जो है वो अंदर दाखिल करना था वहां से, तो उनको जो है वो वहां पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया गया। तो फिर क्या जर्नलिस्ट को ना दिखाए? ये सबको आप ठीक कह रहे हैं, हर हुकूमत में ये होता हुआ है। जिसकी गर्दन में है फंदा वही इंसान बड़ा, सूलियों से यहाँ पैमाइश कद होती है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। मखदूश मुआशी सूरत हाल की बात करेंगे। हुकूमत का 50 रुपये पेट्रोल लीटर सस्ता करना, मुआशी माहिरीन क्या सोचते हैं, क्या ये मुमकिन है? हमारे साथ वेलकम बैक। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 50 रुपये फ़ी लीटर सस्ता पेट्रोल मिलेगा बाइक्स वालों को, 800 सीसी से कम वालों को। पाकिस्तान के नामवर माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुमकिन है इस तरह 50 रुपये लीटर सस्ता कर देना बाइक्स वालों के लिए, 800 सीसी से कम वालों के लिए? बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि ये रमज़ान के बाद इस पर अमल होगा। अभी फ़िलहाल तो उन्होंने सियासी तौर पर एक ये बयान दे दिया है। पहली बात तो ये है कि अगर IMF से उन्होंने मंजूरी नहीं ली, जो कि नहीं ली, तो ये कर ही नहीं सकते। IMF इस पर सख्त एतराज़ करेगा, क्योंकि पेट्रोलियम जो कि सर एतराज़ कर दिया है आज उनकी एक नुमाइंदा ने। हाँ, तो अभी ऑफिशियली भी आ जाएगा। तो इससे बेहतर ये था कि इसको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू अगर करना था, मगर इनको सियासत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको बता दूं, इससे कोई मकसद हासिल नहीं होगा। 2 तरीके थे जिससे आवाम को रिलीफ दिया जा सकता था। पहला ये था कि हमारे आप ये देखिए कि एक आदमी है जिसकी तनख्वाह 30,000 40,000 है, मियाँ बीवी कमा रहे हैं दोनों 60,000। अगर वो बैंक में 2-4 लाख रुपए अपने जमा करके दे देते हैं तो उस पर 30% प्रॉफिट के ऊपर टैक्स है, जो गैर कानूनी है। इसलिए कि अगर उनकी आमदनी 6 लाख रुपए से कम है तो आप तो टैक्स ले नहीं सकते। मगर हमने कानून ये बना दिया है कि लाखों लोग, बेवाएं, यतीम, आम आदमी, पेंशनर, जो वहाँ बैंकों में पैसा रखते हैं उस पर आप टैक्स काट लेते हैं, हालांकि वो टैक्सेबल इनकम नहीं है। तो वो आप ये कर लेते कि जी आप उनको, वो गैर कानूनी है तो उसको ख़त्म कर देते, उनको फ़ायदा होता। दूसरे आप ये देखिए, गरीब आदमी, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, जो हमारे लोग पंजाब से कराची आते हैं या लाहौर आते हैं, फ्रंटियर से आते हैं, वो बेचारे अपने घर, फैमिली उनकी वहाँ होती है, वो मोबाइल लेते हैं, उस पर आप टैक्स ले लेते हैं। अब मालदार लोग, अगर हम मोबाइल, वो कह रहे हैं कि गरीबों को अलग कर रहे हैं, अमीरों को अलग कर रहे हैं, अमीर ज़्यादा टैक्स देंगे। अमीर को नहीं, अमीर अगर ज़्यादा टैक्स देते तो फिर उसका मैं आपको जवाब दे दूं कि IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का बयान है और वो ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान से दरखास्त की कि आप मालदार लोगों से टैक्स लें और इनकम टैक्स लें, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान ने 18% GST लगा दिया अशिया के ऊपर, यानी जो आदमी फुटपाथ पर है उस पर भी 18% लगा दिया। अब आपने उसको तो कुचल दिया। IMF ने कहा था आप इनकम टैक्स लें, नहीं लिया। अब ये दूसरा जो ये ड्रामा कर रहे हैं, तो मेरा कहना ये था कि आप ये क्यों नहीं कर लेते कि जो मोबाइल हैं, प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, चौकीदार हैं, गार्ड्स हैं, वो बेचारे उन पर आप टैक्स ले रहे हैं जब वो खरीदते हैं। मैं जब करता हूं तो मुझे तो रिफंड मिल जाता है इनकम टैक्स में, क्योंकि मैं फाइलर हूं। लेकिन जो आदमी की इनकम ही नहीं है, तो लाखों लोगों को अगर इनको फायदा देना था, ना IMF को एतराज होता, ना किसी को एतराज होता, और एक बेनिफिट चला जाता। अब ये तो एक सियासी खेल है। IMF भी एतराज करेगा, आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से लोगों को देना तो दे देते। ये सियासी खेल है, कोई इनका मकसद ये नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि महंगाई जो है आवाम पर एक जालिमाना टैक्स है। महंगाई इज ए क्रिमिनल टैक्स ऑन द मासेस। अब हमारे फरवरी में आप देख लीजिए 13.8% महंगाई थी, अब वो 31.5 आ गई। तो आपने तो पहले इन पर जुल्म किया हुआ है। भारत में अगर 7% महंगाई है, बांग्लादेश में 9% है, तो मेरे मुल्क में 31% क्यों है? और खाने पीने की अशिया में 45% तक है। इसका मतलब ये कि जो कि मुल्क की तारीख की सर 50 साल की तारीख है कि उससे ज़्यादा महंगाई है। ये फरमाइएगा, रमज़ान की आमद है, किस हद तक मज़ीद इजाफा होगा महंगाई में? देखिए, रमज़ान मुबारक एक ऐसे वक्त आ रहा है जब आप IMF की शराइत पर भी अमल दरामद कर रहे हैं, आपने मुख्तलिफ एक्शंस लिए हैं। तो रमज़ान से क़तई नज़र अगर मैं जून तक आपको बताऊं तो हमारी महंगाई में मज़ीद बेतहाशा इजाफा होने वाला था। लेकिन रमज़ान में ज़्यादा वो चीज़ें महंगी होती हैं जो आम आदमी सहरी में और अफ्तार में इस्तेमाल करता है, और कोई कंट्रोल, कोई चेक नहीं है। ना लोकल गवर्नमेंट करती है, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट करती है। मुनाफाखोरी भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, स्मगलिंग भी हो रहा है। तो ये तो कम आमदनी वाले और मुतवस्सित तबके को कुचल रहे हैं आप, उनकी ज़िंदगी अजीरन बना रहे हैं।
ना वो खुद पेट भर के खाना खा सकते हैं, ना अपनी औलाद को खिला सकते हैं, ना वो बच्चों का इलाज मुआवजा करा सकते हैं, ना अपने ख़ानदान का इलाज मुआवजा करा सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएं तो वो जो दवाई लिख के देता है वो घर आके उसको आदी कर देता है कि जी मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। बच्चा जहाँ स्कूल में पढ़ रहा था फ्री तालीम, वो उसको उठा रहा है, कहता है जी मेरी तनख्वाह में गुजारा नहीं होता, तुम जाके अखबार बेचो। तो मेरा कहना ये था कि ये सूरत हाल है, करोड़ों लोग, 10 करोड़ लोग मेरे मुल्क के बेतहाशा गरीब हैं, सैलाब से हालात संगीन हुए हैं। तो कोई मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि हुकूमत का, कौम का, मालदार तबकों का ये एहसास होना कि मेरे मुल्क की एक अजीम अक्सरियत वो परेशान है, अपने मुल्क के मुस्तकबिल से मायूस हो या नहीं हो, अपने मुस्तकबिल से मायूस है, अपने मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस है। और अगर मुझसे को पूछे सलामती को सबसे बड़ा खतरा क्या है, वो ये है कि गरीब आदमी लाखों अपने बच्चों के मुस्तकबिल से मायूस होकर लाताल्लुक हो गए। ये है असल सलामती को खतरा। तो अगर अब भी हमारे जो ताकतवर तबके हैं, मालदार तबके हैं, फैसला करने वाले हैं, पार्लियामेंट में हैं, सियासतदान हैं, अदालती फैसले हो रहे हैं, वो आज जो स्मगलिंग हो रही है बॉर्डर पर, उन सबको अगर होश नहीं आता तो ये तो फिर एक बहुत ही ऐसी सूरत हाल है जिसमें हमें खौफ आता है। दहशतगर्द हालांकि खुद ही करा रहे होंगे, हमारे पड़ोसी ममालिक का मारे, अब वो ये कहेंगे जी ये दहशतगर्द जो हैं ये भारत में जाके या यूरोप में जाके दहशतगर्दी कर सकते हैं, भारत खुद दहशतगर्दी कराएगा अपने मुल्क में, हमारे ऊपर मलबा डाल देगा। तो ये तो एक खतरा नजर आ रहा है। वो तो IMF की शराइत से परेशान है तो उनके मुंह से निकल गया। सवाल ये है कि IMF ये शर्त आयद नहीं करेगा। जब हमारे वजीर खजाना वज़ीर आज़म ये कहते हैं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मैंने अमेरिका से दरखास्त की कि IMF से सिफारिश कर दें, तो IMF आपको फ्री लंच, तो अमेरिका फ्री लंच तो नहीं देगा, वो सिफारिश करेगा, फिर आपसे कहेगा जो अमेरिकी सफीर ने कहा कि हम पाकिस्तान के मामले में मुदाखलत करते हैं क्योंकि हम आपको पैसा देते हैं। तो वो तो आपके ऊपर FATF को यूज करेंगे। आप इन चीज़ों को भी देख लें। आप अपनी रेमिटेंसेज जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 111(4) है, मैं आपको बता दूं ये FATF की जद में आता है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग है। तो ये कोई कारकुनों की तरसीलात तो नहीं है। स्टेट बैंक कहता है कारकुनों की तरसीलात, हमारे यहाँ TTR है $1 लाख, $2 लाख। तो सर जितनी ये मुश्किलात हैं इस वक्त, 9th रिव्यू अगर जून में नहीं होता, जून तक हमारे पास टाइम है, तो खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ तो नहीं जा रहे हम? देखिए हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। IMF हमसे ज्यादा बेचैन है कि हमें पैसा दे दे। मैं आपको बता दूं वो आपका इम्तहान ले रहे हैं, लेकिन उनको पता है चीन हम आपको डिफॉल्ट अभी नहीं करने देगा मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। ये जून बहुत बात की बात है। मेरा कहना ये आपको पैसा बहुत पहले मिल जाएगा, उसके बाद IMF से भी के अलावा वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाएगा, दोस्त मुल्कों से भी मिल जाएगा, लेकिन मसले हल नहीं होंगे, मसले बढ़ेंगे, सिर्फ बहरान टल जाएगा, ये मैं मानता हूँ। सर हल क्या है फिर इस वक्त? देखिए हल एक ही है अगर कोई करने के लिए तैयार है। इसके अलावा जो हल पेश करता है वो अपने आप को और कौम को धोखा देता है। अच्छा। वो ये है कि इंतखाबात आप वक्त पर कराएं या नहीं कराएं मेरा मसला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है 184(3) के तहत, ये उनका इख्तियार नहीं था क्योंकि ये मफाद आम्मा का केस है। होना ये चाहिए कि यह सुप्रीम कोर्ट करे नए नोटिस में, यह सलामती कौंसिल करे, तमाम पार्टियों को ये पाबंद किया जाए कानूनन कि आपने जो मैंडेट लोगों को मिलता है इलेक्शन के बाद, उसमें आपने मंशूर में ये लिखा है कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएंगे, मईशत को दस्तावेजी बनाएंगे, टैक्सों का निज़ाम मुनसिफाना होगा, यानी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 11(4) मंसूर होगा। इनकम टैक्स जो है वो तकरीबन 4000 अरब रुपया ज़्यादा वसूल करेंगे, GST को 7.5 पे लाएंगे, पेट्रोलियम लेवी नील करेंगे। ये कानून साजी करें आप इलेक्शन से पहले। अगर ये नहीं करते तो खुदकशी होगी, इसलिए कि कोई पार्टी ने माजी में इस्लाहात की ना आइंदा करेगी ना करने दिया जाएगा। मुआशी इस्लाहात होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हुआ। अल्लाह।